नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक में भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई संपन्न। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने ईडी द्वारा भूपेंद्र हुड्डा पर कार्रवाई किए जाने को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, इसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। राजनीति एक अलग विषय है। आपको बता दें, रोहतक के भाजपा प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक एवं राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने ली। उन्होंने कहा कि 6 और 7 सितंबर को अगली बैठक होगी, उसके बाद मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा 10 तारीख तक ड्राफ्टिंग पूरी होगी, उसके बाद जैसा केंद्रीय नेतृत्व कहेगा उस हिसाब से मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा। टिकटों की लिस्ट जारी करने को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के अंदर भाजपा जारी करेगी लिस्ट। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसको लेकर तमाम पार्टियां मैदान में हैं। ऐसे में पार्टी का मैनिफेस्टो कैसा हो, उनमें किन चीजों को शामिल किया जाए जिससे जनता पार्टी में विश्वास जताए, इसको लेकर गहन मंथन चल रहा है। आज रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक हुई। इससे पहले हुई पहली बैठक में अलग अलग समाज के नेताओं की जिम्मेवारी लगाई गई थी कि वह अपने समाज के लोगों की मांगों को लेकर आए, लोग क्या चाहते हैं ताकि उनको अपनी मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी शामिल कर सके। आज दूसरी मीटिंग में अलग अलग समाज के नेताओं ने मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए कई मुद्दों को रखा, जिस पर मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ ने विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया, पत्रों में और मैनिफेस्टो वैन जो चल रही है उसके माध्यम से अब तक 26,000 से ज्यादा पत्र व सुझाव आ चुके हैं। जल्द ही 6 या 7 सितंबर को कमेटी की तीसरी बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि तीसरी बैठक में कुछ चुनिंदा नेता बुलाए जाएंगे, जो जब तक हमारे पास उस समय तक जो सुझाव आएंगे उसकी ड्राफ्टिंग अभी शुरू कर दी गई है और उसके हिसाब से जो घोषणा पत्र है उसका स्वरूप डेवलप होगा। उन्होंने कहा कि 6 से 7 सितंबर के लगभग एक मीटिंग कर 10 तारीख तक इसकी ड्राफ्टिंग पूरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की दूसरी बैठक आज हमारी रोहतक में संपन्न हुई है। संकल्प पत्र के लिए अभी तक जो सोशल मीडिया है, इंटरेक्टिव मीडिया है, जैसे इंटरेक्टिव कॉल जो रिकॉर्ड होती हैं, जो मिस्ड कॉल मारते हैं, जो वेबसाइट पर अपने सुझाव देते हैं, ऐसे सुझाव हमारे पास 3 दिन पहले तक वो 26,000 सुझाव उस पर आए हैं। इसी तरह से ऑन ग्राउंड जो हमारे गाड़ियां गई हुई हैं और जो कार्यकर्ता बाई पोस्ट भिजवा रहे हैं या दफ्तरों में इकट्ठा हो रहा है, वो अभी आना बाकी है और अभी भी ये अभियान लगभग 1 सप्ताह और चलेगा सुझाव लेने का और उसके बाद एक बैठक की जाएगी। तब तक सब सुझाव आ चुके होंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग हमारे जाकर जो घोषणा पत्र कमेटी के लोग हैं वो अलग अलग वर्गों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। जैसे अंगवा जी मेरे साथ बैठे हैं तो पिछड़ा वर्ग की जितनी मांगे हैं वो इनके जुम्मे लगाई हैं कि ये उनके मुद्दे लेके आए। कृष्णलाल पवार जी मेरे साथ बैठे हैं तो जितनी भी मुद्दे जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं वो ये लेकर आए। अलग अलग को मदन जी यहाँ हैं तो ये शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी, कमेटी के हर सदस्य को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी गई है किसी एक वर्ग की। अगली बैठक में कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि बुलाए जाएंगे हर वर्ग के, उनसे डायरेक्ट भी हम ये विषय सुनने वाले हैं। उसके साथ साथ जो कुछ आ रहा है उसकी ड्राफ्टिंग होनी शुरू हो गई है और उस हिसाब से जो है वो घोषणा पत्र का स्वरूप जो है वो डेवलप होगा। मुझे लगता है कि हम 10 सितंबर के आसपास तक इस काम को 6-7 के आसपास एक बैठक करेंगे और 10 के आसपास तक अपने ड्राफ्टिंग को एक स्वरूप में ले आएंगे और उसके बाद जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व समय देगा उसके हिसाब से उस घोषणा पत्र को रिलीज करेंगे। सितंबर के दूसरे सप्ताह तक एक संभावित तिथि मैं मान रहा हूँ कि इसके रिलीज होने की सामान्यता रहेगी। रोहतक विधायक बीबी बत्रा ने अपने कार्यकाल का लेखा जोखा किया पेश। विधायक ने बताया आखिर कहां लगाई है सरकारी ग्रांट।
वहीं रोहतक में चल रहे विवाद को लेकर भी दी प्रतिक्रिया, बोले कांग्रेस दलित हितैषी है। विवाद को लेकर कहा कि इस पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले चुका है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पर्चा बांटने को लेकर भी बोले कि समय आने पर सभी सवालों का जवाब दूंगा, तथ्यों के साथ दूंगा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पर्चे बांटे गए हैं उन पर ना प्रिंटर का नाम है, ना नंबर ऑफ कॉपी मेंशन की गई है और ना कोई मोबाइल नंबर है। अगर ऐसा कोई पर्चा बांटा जाता है तो उसकी कॉपी आपको दी जाती है, वहां के जो लोकल आरओ है उन तक ये कॉपी पहुंचाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो शब्द लिखे हैं वे शिष्टाचार के अनुसार नहीं लिखने चाहिए थे। हम कानून को मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जातिगत और पर्सनल किसी व्यक्ति के साथ कोई द्वेष नहीं है। यह इलेक्शन सद्भाव में लड़ा जाना चाहिए, बाद में हमें यहीं रहना है, हमें भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री द्वारा एसपी को धमकी देने के सवाल पर कहा कि इस पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस प्रकरण के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संज्ञान ले चुकी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना। नहीं, जब जरूरत इसीलिए कि उन्होंने ये कहा कि भाई मैं दलित समाज की कोई बहनें थी, महिलाएं थी जिनका मैं सम्मान करता हूँ, उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए, तभी मेरे को ये बातें कहनी। पर्चा भी जारी किया। हाँ, ऐसे है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप सभी समझते हैं। फर्स्टली तो है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ डिफेमेटरी पर्चे नहीं बांटे जा सकते। और आज आपके सामने कह रहा हूं, उस पर्चे में जो कुछ लिखा है, समय आने पर सब पॉइंट्स का एक एक पॉइंट का आपके सामने जवाब दूंगा और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा उस बात के लिए। दूसरा, उस पर्चे के ऊपर प्रिंटर का नाम होना चाहिए, किसने उसको प्रिंट किया है। उस पर्चे के ऊपर संख्या लिखी जानी चाहिए। अगर ऐसा पर्चा दर्ज किया जाता है तो उसकी एक कॉपी यहाँ पर लोकल जो आरओ है उसको सबमिट होनी चाहिए। ये बातें उसमें उल्लंघन था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक भावनाओं को उत्तेजना करने के लिए उसमें डिफेमेटरी लैंग्वेज मेरे खिलाफ भी यूज की गई और आदरणीय हमारे हुड्डा साहब एक्स चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी की, जो शिष्टाचार के मुताबिक नहीं करने चाहिए। हम कानून को मानते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं। मेरा जातिगत पर्सनल किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है। ये इलेक्शन सद्भाव में लड़ा जाना चाहिए, बाद में हमने यही रहना है, हमें को भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए। मर्यादा में लोगों का मतदान का अधिकार है। 6 और 7 सितंबर को होगी मैनिफेस्टो कमेटी की तीसरी और फाइनल बैठक। भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। मैनिफेस्टो कमेटी के सह संयोजक व राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैठक में तमाम नेताओं की अलग अलग जिम्मेवारी लगाई गई थी, जिसमें हर समाज के लोगों की क्या मांगे हैं इसको लेकर चर्चा की गई है। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कहा कि जल्द ही कुछ दिनों के अंदर भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। वहीं कई दिग्गज नेताओं की टिकट कटने को लेकर भी दी प्रतिक्रिया, बोले यह शीर्ष नेतृत्व देखेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था और अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। बीजेपी के पूर्व सहकारिता मंत्री और बीजेपी टिकट के प्रबल दावेदार मनीष ग्रोवर की रोहतक पुलिस अधीक्षक को धमकी मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 5-6 दिन पहले बीजेपी नेत्री के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के विधायक के बेटे द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने की कार्रवाई नहीं होने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मनीष ग्रोवर ने रात को धरना दिया था। इसी दौरान उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एसपी हिमांशु गर्ग को धमकी दी कि हिमांशु गर्ग के पास 1 महीने का समय है, उसके बाद उसका क्या हाल करता हूं। इस धमकी को लेकर वकील करण नारंग ने चुनाव आयोग और पुलिस में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता करण नारंग की शिकायत पर चुनाव आयोग हरियाणा संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त और जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार को 30 अगस्त तक इस मामले में रिपोर्ट देने को लेकर एक पत्र लिखा है।
शिकायतकर्ता और वकील करण नारंग ने बताया कि एक बीजेपी की दलित नेत्री अपने साथियों के साथ रेलवे रोड पर एक विधायक के खिलाफ चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ पर्चे बांट रही थी। उसको रोका गया और पुलिस को इस संबंध में शिकायत दी है कि दलित नेत्री गैर कानूनी रूप से चुनाव प्रचार कर रही है। इसमें किसी पार्टी की तरफ से और न किसी प्रिंटिंग प्रेस के बिना पर्चे बांट रही थी। उनकी शिकायत के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस के लोगों और विधायक के बेटे पर जातिगत टिप्पणी करने पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की शिकायत पुलिस को दी। जब पुलिस ने उनकी झूठी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने विधायक के ऑफिस का घेराव किया, अंबेडकर चौक से लेकर DC ऑफिस तक प्रदर्शन किया, जो चुनाव आयोग से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। उसके बाद रात को SP आवास पर धरने पर बैठे गए, वहां पर बिना किसी मंजूरी के प्रदर्शन किया। और इतना ही नहीं, SP रोहतक हिमांशु गर्ग को मनीष ग्रोवर ने धमकी भी दी। इसके खिलाफ पुलिस और चुनाव आयोग ने शिकायत दी है। चुनाव आयोग ने इस मामले में DC रोहतक को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मनीष ग्रोवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं। जो रात तक धरने पर बैठे रहे SP साहब, जो हमारे पुलिस मुखिया कप्तान हैं रोहतक के हिमांशु गर्ग जी, जिन्होंने इस को संभालने की भरपूर कोशिश करी, और उसमें मनीष ग्रोवर जो पूर्व MLA हैं उनको साफ कहते नजर आ रहे हैं, हिमांशु गर्ग तेरा 1 महीना रह गया है, तुझे मैं देख लूंगा। इस टाइप की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जो कि सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, तो उसके खिलाफ मैं हमारी जो रोहतक की आमजन जनता है उनमें एक भय का माहौल बना दिया इन्होंने। एक भय का माहौल बनते बनते तो इनकी फिर मैंने कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करी। फिर साथ में एक कंप्लेंट मैं कल थाना में बाय हैंड देकर आया। ये चीजें हैं जी। इसमें DC साहब ने आज DC साहब को नोटिस दिया गया था 28 तारीख को। 30 तारीख को उन्होंने DC साहब ने अपने कमेंट्स और इसकी रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा को देनी थी, जो कि अब DC साहब देखते हैं क्या करते हैं जी। मुझे पूरा भरपूर विश्वास है DC साहब पर और पुलिस कप्तान पर, बिल्कुल ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार का वो नहीं कर रहे। जिसकी गलती होगी उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी के कार्रवाई मामले में पूर्व मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सहयोगी बिल्डरों की 834 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। उन्होंने कहा यह मामला गुड़गांव का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में हजारों एकड़ जमीन की 4 और 6 के नोटिस दिए गए थे और बिल्डरों द्वारा सस्ते रेट में किसानों की जमीन खरीदकर फिर 4 और 6 का नोटिस हटा दिया गया था। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बिल्डरों को मालामाल करने के लिए किसानों के साथ जाति की है। साथ ही उन्होंने अपने चुनाव लड़ने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके सहयोगी बिल्डरों की 834 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। ये मामला है गुड़गांव का। गुड़गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में इसने हजारों एकड़ जमीन के 4 और 6 के नोटिस दे दिए। इसका मतलब सरकार इस जमीन को अधिग्रहण करके सरकार अपने काम में या तो बिल्डिंग बनाएगी या प्लॉट काटेगी। तो जब ये 4-6 के नोटिस हो गए तो किसान घबरा गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देखा ये तो सही टाइम है। इन्होंने बिल्डरों को बुलाया और उनको कहा कि इनको कहो कि सरकार तो 20-20 लाख देगी, हम तुम्हें 1-1 करोड़ रुपए देंगे। बिल्डरों की बात सुन के किसान ने सोचा कि ये सरकार तो 20 देगी, 1 करोड़ दे, 1 करोड़ ले लो। और किसानों ने वो जमीन औने पौने भाव में 1 करोड़ में दे दी। उस समय भी उसका 3-3, 4-4 करोड़ रुपए कीमत थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको जमीन खरीदवा दी हजारों एकड़ और उसके बाद वो 4-6 के नोटिस थे जिससे वो जमीन अधिग्रहण होती है, जमीन सरकार अपने कब्जे में लेती है, वो वापस कर लिए और सरेआम ये गुंडागर्दी की
सरेआम किसानों का गला काटा और उन बिल्डरों को मारामार कर दिया और उन बिल्डरों में अपना हिस्सा डाल दिया। तो ये सारा मामला ये है, इस संपत्ति को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने अब अटैच कर लिया। भूपेंद्र हुड्डा पे इस बात का मामला है, ये केस बिल्कुल जायज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा दुश्मन किसानों का कोई भी नहीं है। इसने हमेशा किसानों का गला काटा है। ठीक इसी पर अब ये फंस गया है, फंस के खड़ा हो गया है। मुकदमा चल रहा है पिछले 6-8 साल से। अब इसके ऊपर हो सकता है गिरफ्तारी की तलवार भी लटक जाए। टिकट की दौड़ में है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके घर साहब से आपको दौड़ में? टिकट की दौड़ में मैं नहीं हूँ। टिकट की दौड़ में जो लोग हैं उनसे पूछ लो। मैं तो पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा। मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं आज से नहीं कर रहा। 4 साल से गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों के दुख सुख का साथी हूँ, दुख सुख में जा रहा हूँ और मुझे समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद पूरा मिल रहा है। अच्छा, मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई है, उसमें उन्होंने लिया कि जल्दी जो मैनिफेस्टो तैयार किया। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं। अच्छा, लिस्ट कब तक आ रही है? लिस्ट शायद 1-2 दिन में आ जाएगी। कुछ नाम करने वाले हैं जो वो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, वो तो हाईकमांड वाले बताएंगे आपको। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। बीजेपी तो हमेशा तैयार रहती है।